बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आईआर की डेफिनेशन और आईआर का स्कोप देखेंगे और जो स्कॉलर्स के व्यू है रिगार्डिंग आईआर उसको हम देखेंगे। सबसे पहले अगर डेफिनेशन को देखा जाए, इंटरनेशनल रिलेशन इज़ द स्कॉलरली स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन कंट्रीज इंक्लूडिंग रूल्स ऑफ स्टेट्स, एनजीओस, आईजीओस, एमएनसीज। पहली बात ये थी कि ये है कि जो आईआर है, इंटरनेशनल रिलेशन, ये एक स्टडी है, स्कॉलरली स्टडी है बिटवीन द रिलेशनशिप्स अमंग कंट्रीज़, जो कि कंट्रीज़ के बीच में जो रिलेशन है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। उसके अलावा जो रोल्स हैं, स्टेट के रोल्स हैं, या आईजीओस, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि यूरोपियन यूनियन हो गया या आसियान हो गया या इटसेल्फ यूनाइटेड नेशन हो गया, या एनजीओस को हम देखते हैं जैसे कि रेड क्रॉस है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल है, एमएनएसटी इंटरनेशनल है, और जो एमएनसीज है, मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन है, जैसे कि केएफसी हो गया, मैकडोनल्ड हो गया, नेस्ले वगैरह, जो कि रिनाउंड कंपनीज़ हैं, उनकी हम एक्टिविटीज़ को देखते हैं, उनके रोल्स को देखते हैं, और जो उनसे रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं वर्ल्डली, हम उन सबको पढ़ते हैं। अगर आईआर की हिस्ट्री को देखें तो आईआर एज अ फील्ड ऑफ स्टडी कैसे इमर्ज हुआ, उसकी ओरिजिन पीस ऑफ वेस्टफेलिया, जो कि 1648 में हुआ था, जब यूरोप में 30 ईयर वार पूरी हुई थी, और उसके बाद ये पीस ऑफ वेस्टफेलिया साइन हुआ था, और जो मॉडर्न नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो भी इवॉल्व हो गया। तो इससे एक इंटरनेशनल सब्जेक्ट की इवोल्यूशन शुरू हो गई, क्योंकि स्टेट्स बन गई, स्टेट्स की बाउंड्रीज़ भी वजूद में आ गई, तो लिहाजा ये सब्जेक्ट की इस आईआर की बिगनिंग हुई। फिर इमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट, जो कि वेस्टफेलिया से रिलेटेड ही है, और फिर बाद में जब पीस ऑफ वेस्टफेलिया हो गया और यूरोपियन कंट्रीज़ ने आपस में एग्रीमेंट करके फिर बाहर जब उन्होंने कॉलोनीज़ बनाना शुरू कर दी, तो ये भी एक रिलेशन हो गया कंट्री, स्टेट्स और उसके कॉलोनीज़ के बीच में। फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी होना शुरू हो गए, कुछ कंट्रीज़ ने रिटेलिएट किया जवाब में उन कॉलोनियल पावर्स के ख़िलाफ़। तो जो उस टाइम के स्कॉलर्स थे या उस टाइम के जो राइटर्स थे, तो उन सिचुएशंस को उन्होंने लिखना शुरू कर दिया, और इस तरह से ये एक सब्जेक्ट की फॉर्म में सूरत लेता गया। फिर वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, इसमें जो डिस्ट्रक्शन हुई, फिर उसमें जो स्टेट्स और कंट्रीज़ के जो रोल्स थे, तो उन्होंने भी मतलब एक किरदार अदा किया आईआर के एज अ सब्जेक्ट के तौर पे। फिर उसके बाद डीकोलोनाइजेशन वर्ल्ड वार 2 के बाद शुरू हो गई, और नई और भी मतलब न्यू स्टेट्स आ गई, यूरोपियन यूनियन का और यूनाइटेड नेशन का वजूद आ गया। तो ये सारी चीज़ें क्योंकि जब हम आईआर पढ़ते हैं, तो मैंने पहले डेफिनेशन बता दो, वो कंट्रीज़ के रिलेशन के बारे में होता है। तो जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो इसमें रिलेशंस और रूल्स और रेगुलेशन भी डिटरमाइन हो रही थी। इमर्जेंस ऑफ न्यू स्टेट्स एज आई मेंशन्ड आफ्टर डिकोलोनाइजेशन, फिर पोस्ट कोल्ड वार, फिर कोल्ड वार का टाइम आया जिसमें बाईपोलर वर्ल्ड हो गया, फिर यूनिपोलर, इसमें डिफरेंट सारे मतलब स्कॉलर्स ने लिखना शुरू कर दिया। तो हिस्टोरिकली ये ऐसे समझें कि पीस ऑफ वेस्टफेलिया से शुरू हुआ था। वैसे जो राइटर्स हमें आईआर के मिलते हैं, रियलिज्म वगैरह या डिफरेंट थ्योरीज़ के, वो तो मतलब कोतलिया और सांजू के टाइम पे चले जाते हैं, 200 ईयर्स बैक चला जाता है। बट जो मॉडर्न सिस्टम है स्टेट का, क्योंकि जो आईआर का रिलेशन है वो स्टेट से, वो जो हमारा मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम है वो वेस्टफेलिया के बाद शुरू हुआ था। अगर नेचर ऑफ आईआर देखें तो उसके बारे में दो व्यूज़ हैं। पहला व्यू है कंजर्वेटिव व्यू, जिसके मुताबिक इट्स ओनली लिमिटेड टू द ऑफिशियल रिलेशंस विद द स्टेट्स। पहले व्यू में ये है कि जो आईआर है ये सिर्फ़ और सिर्फ लिमिटेड है ऑफिशियल रिलेशन जो कंट्रीज़ के बीच में है, उसमें जो भी इश्यूज़ होते हैं, उसमें जो भी कंसर्न्स है और जो उसकी रेगुलेशन है, उसके बारे में आईआर की स्टडी होती है। फिर कुछ और स्कॉलर्स हैं जिनका मतलब जिनमें ब्रॉड व्यू आता है, जिनका ब्रॉड व्यू है, तो वो कहते हैं दे कॉल दैट आईआर not only deals with the official relations with the states but also all the matters that affect the relations among states। ये वो लोग हैं ये कहते हैं कि आईआर न फ़कत सिर्फ स्टेट्स के रिलेशंस को देखती है, पर उन सब चीज़ों पे फोकस करती है जो स्टेट के रिलेशन को असर कर सकते हैं। जैसे कोई एनजीओ कर सकती है प्रोपेगेंडा के थ्रू, कोई ऑर्गेनाइजेशन फोर्स कर सकती है, पाबंदियाँ लगा सकती है, जैसे कि आप ईरान को देखें, नॉर्थ कोरिया को देखें। सो इन मॉडर्न टाइम उन सबको मतलब कोई ना कोई उनके रिलेशन में, उनकी जो फॉरेन पॉलिसी उनमें फ़ॉरेन के रोल
इंटरफेरेंस होती है। फिर आप अफ़गान इशू को रिसेंटली देखें और उस पर पाकिस्तान को जिस तरह से फोर्स किया जा रहा है, तो मतलब ना फ़कत सिर्फ रिलेशंस होता है, फिर जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है और NGOs होती है, उनका भी काफ़ी सारा रोल होता है। फिर अगर हम देखें IR एज ए डिसिप्लिन, एज ए सब्जेक्ट के तौर पे अगर IR को देखें, तो इसके लिए भी मतलब तीन एक पॉइंट्स है। एक तो ये कहते हैं कि अमलगमेशन ऑफ ऑल सब्जेक्ट। एक कहते हैं कि ये जितनी भी सब्जेक्ट है उसकी अमलगमेशन है, मतलब उन्होंने गैदर करके मतलब एक डिसिप्लिन बनाया, क्योंकि इसमें पॉलिटिक्स भी आ जाती है, इकोनॉमिक्स भी आ जाती है, फॉरेन पॉलिसी भी आ जाती है, हिस्ट्री भी आ जाती है, एंथ्रोपोलॉजी, ये सारी चीज़ें आ जाती है। तो वो कहते हैं कि ये एक सब्जेक्ट है। बाकी कुछ लोग हैं, स्कॉलर्स है, जो इसको परफेक्ट डिसिप्लिन कहते हैं, जो कहते हैं कि IR जो है एक मुकम्मल तौर पे एक डिसिप्लिन है, और ये जितनी भी अदर सब्जेक्ट्स हैं वो इसके स्फेयर में आते हैं। वो कहते हैं कि वो इसके मतलब ऐसे समझिए कि सब ब्रांचेस हैं। फिर एक थर्ड पार्टी है जो कहते हैं कि IR इज़ नॉट अ परफेक्ट डिसिप्लिन बट गोइंग टुवर्ड्स परफेक्शन। कुछ ऐसे होते हैं कि यार अभी तक परफेक्ट नहीं है, बट इन फ्यूचर एट सम टाइम इन फ्यूचर इट विल बी अ परफेक्ट सब्जेक्ट। इसकी कुछ लैब्स वगैरह हैं। अच्छा जी, स्कोप ऑफ IR को अगर देखें तो स्कोप ऑफ IR इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे विद द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट। और डे बाय डे IR का स्कोप बढ़ता जा रहा है। इसके स्कॉलर्स, उनका बहुत सारा किरदार है IR के स्कॉलर्स का, जो लिखते हैं मतलब इवन जब कोल्ड वार की एंड हुई उसमें जो मतलब व्यूज़ आए, फिर जो मॉडर्न टाइम में जो राइटर्स लिख रहे हैं, सो इसका स्कोप डे बाय डे बढ़ रहा है। यूनिवर्सिटीज़ में एज अ डिसिप्लिन अच्छी तरह से जा रहा है, और लोग PhDs वगैरह कर रहे हैं, तो इसका स्कोप डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है। बिफोर द ग्रेटर वॉर्स इट वाज लिमिटेड टू स्टेट रिलेशन, बट नाउ इट इज़ गॉन बियॉन्ड देम। अब पहले तो ये मतलब सिर्फ स्टेट टू स्टेट था, बट अब देखें एक इंडिविजुअल लेवल पे भी ये IR डिस्कस होती है, और जो मुख्तलिफ सारी चीज़ें हैं वो आ जाती है। इकोनॉमिक्स हो गया, पावर हो गया, न्यूक्लियर वेपन्स हो गई, इवन जो इंडिविजुअल से उसका बिहेवियर, इमरान खान की कौन सी पॉलिसीज़ है, मोदी की कौन सी नेचर है, उन पे ये डिस्कस करते हैं स्कॉलर्स, राइट करते हैं, फिर उन चीज़ों को लिंक्ड करते हैं पास्ट से। फिर उसके अलावा IR की जो ब्यूटी है उसकी अप्रोचेज़ और थ्योरी है। दुनिया को समझने के लिए जो थ्योरीज़ IR ने दी है, रियलिज़म, लिबरलिज़म, मार्क्सिज़म, उसकी अप्रोचेज़ है, बिहेवियरल अप्रोच, सिस्टमेटिक अप्रोच, साइंटिफिक अप्रोच, ये सारी चीज़ें मतलब इसमें आना इसका मतलब स्कोप को डिफ़ाइन करता है। फिर स्टडीज़ ऑल द थिंग्स हैपनिंग अराउंड अस, जो भी हमारे आस पास में, हमारे इन्वायरमेंट में जो भी सारी चीज़ें हो रही है, उन सब चीज़ों को IR डिस्कस करती है। फिर तो अगर देखा जाए जो लास्ट पॉइंट है ग्लोबलाइजेशन, आज हम जिस टाइम में रह रहे हैं दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। आज अगर पाकिस्तान में कोई इशू होगा तो वो वर्ल्डली तौर पे उसको रिकग्नाइज़ किया जाएगा और उसके लिए आवाज़ें आएंगी। अब उसके लिए अरब स्प्रिंग मिसाल है। अब अरब स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, SPRING। सो वो एक बंदा था जिसने तुनीशिया में, जो तुनीशियन प्रेसिडेंट था ज़ैनुल आबदीन, उसकी मतलब प्रेसिडेंशियल हाउस के सामने एक रेडी वाला बंदा था, और तो उसने उसके सामने ख़ुदकुशी की थी और ख़ुद को शूट किया था। तो वो चीज़ें तुनीशिया से उठ के पूरे अरब वर्ल्ड को हिला दिया था और दुनिया तक चली गई थी। फिर वार ऑन टेरर 9/11 जो रिसेंटली अभी ख़त्म हो गया है, तो इसमें जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ थी नेटो के मेंबर्स, वो सारे इसमें आ गए और इसका पूरी दुनिया ने इसका असर देखा। फिर ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन 2008 में जो आया था, या इससे पहले भी जितनी आ चुकी हैं रिसेशन, या करंट जो कोविड की वजह से प्रॉब्लम है, कोविड-19 चाइना में आया था, अब चाइना से वो ओरिजिन करके पूरी दुनिया तक चला गया। तो जो IR है, क्योंकि IR का जो स्फीयर है, डोमेन है, वो ग्लोबल है। IR किसी पर्टिकुलर चीज़ पे लिमिटेड खुद को नहीं करेगी। IR में हमें हर चीज़ की स्टडी करनी पड़ती है, तो इस वजह से ये इसकी यूनिकनेस भी और अदर सब्जेक्ट से इसको ब्यूटीफुल भी बनाता है।